हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक जो कि होगा वैदिक सभ्यता। पिछले टॉपिक्स में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के एक चैप्टर को ख़त्म किया था और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम वैदिक सभ्यता के परिचय और स्रोत के बारे में जानेंगे। मतलब कि जिन स्रोतों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वैदिक सभ्यता रही होगी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो दो नए टॉपिक होंगे, पूर्व वैदिक काल और पोस्ट वैदिक एज मीन्स उत्तर वैदिक काल, वो मैं नई वीडियोस में लेकर के आऊँगी। अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूँगी तो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। परिचय। जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 BC माना गया है। जो इसका काल निर्धारित किया गया है 1500 से 1000 BC, जिसको जो पूर्व वैदिक काल है उसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये एज है, प्री वैदिक एज है, जो इसके जो सारे स्रोत मिले हैं वो ऋग्वैदिक से मिले हैं। मतलब जो ऋग्वेद है उससे ही हमको पता चलता है इस सभ्यता के बारे में। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो टाइम निर्धारित किया गया, जो इसका काल निर्धारित किया गया वो 1000 से 600 BC किया गया और इसको इंग्लिश में पोस्ट वैदिक एज या लेटर वैदिक एज बोला जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब हम पढ़ेंगे निर्माता, इसके फाउंडर कौन थे, इस सभ्यता को फाउंड करने वाले, मतलब इसके फाउंडर कौन बने, इसके निर्माता कौन थे, ये हम पढ़ेंगे। तो आर्यों को जो है इसका निर्माता माना जाता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये एक संस्कृत का वर्ड है। कभी क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो आर्य शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ये संस्कृत भाषा का एक वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल निवास, प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब ये हमको पढ़ना है कि जो आर्य आए वो कहाँ से आए। तो इसमें जो है चार जो इतिहासकार नहीं कहेंगे, जो विद्वान हुए हैं उनके अपने अपने मत हैं कि जो आर्य हैं, कोई कहता है मध्य एशिया से आए, कोई कहता है आर्कटिक पोल से या नॉर्थ पोल से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए। तो ये याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव देखिए ऐसे बनता है कि कभी आपको एक तरफ जिनके अनुसार कहा गया है कि इस क्षेत्र से आए, एक तरफ उनके नाम दे दिए जाएंगे और एक तरफ जगह दे दी जाएगी, तो उनको आपको मैच करना होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि जैसे बीजी तिलक के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए, या मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए। तो चलिए पढ़ते हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए, मीन्स सेंट्रल एशिया। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि यूरेशिया से आए। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल से आए, और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत क्षेत्र से आए। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा, आप बिल्कुल इसको रटेंगे नहीं। देखिए जो मैक्स मुलर थे वो कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए, वो ये है सेंट्रल एशिया। ठीक है। जो संपूर्णानंद है वो कहते हैं कि यूरेशिया से आए। ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक है वो कहते हैं कि नॉर्थ पोल से आए। ठीक है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं तिब्बत से आए। देखिए तिब्बत ये है, तो ये जो जगहें हैं वो सारी लगभग थोड़ी थोड़ी सिमिलर्स हैं, पर जो सबसे ज़्यादा मैच हुई हैं जगह वो ये है कि मैक्स मुलर जो कहते हैं कि मध्य एशिया से आए, और जो डॉक्टर संपूर्णानंद है वो कहते हैं यूरेशिया से आए। तो जो ये अगर समर्थन किसी मत को मिला है तो वो एक तो मैक्स मुलर के मत को मिला है और एक डॉक्टर संपूर्णानंद के मत को मिला है। बाकी आपको मैच करने के लिए कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साहित्यिक स्रोत क्या थे। देखिए
जो स्रोत मिले हैं वो दोनों टाइप के मिले हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, मींस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। अब देखिए, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि हमें इंग्लिश में भी पढ़ा दीजिए। देखिए, हिस्ट्री का कुछ ऐसा इशू नहीं है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है। देखिए, आपको हिस्ट्री को समझना चाहिए, नहीं तो हिस्ट्री जो है एक तो बहुत टफ हो जाती है समझने में अगर आप इसको सीरीज से नहीं पढ़ेंगे। और जो थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, अगर जिनका मीनिंग जो है हिंदी में कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है, वो मैंने लिख लिया है इसके कारण, ताकि आपको समझ में आ सके। बाकी आप इसको ठीक से समझिए, समझना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, सबसे पहले ऋग्वेद की बात की जाएगी। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। इसका जो जिन्होंने संकलन किया वो है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। इसके अंदर जो है 1028 सूक्त, हिंदी की बुक्स में सूक्त लिखा होता है, सूक्त का मतलब मंत्र से है, और 10 मंडल का मतलब यहाँ पर चैप्टर से है, मीन्स अध्याय से है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 मंत्र है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो 10वां मंडल और प्रथम मंडल मतलब फर्स्ट चैप्टर और 10वां चैप्टर जो है सबसे लास्ट में जोड़े गए। जो सेकंड से 9th तक थे वो पहले लिख लिए गए थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है, मतलब कौन से 2 मंडल हैं जो सबसे नए हैं ऋग्वेद में, ऐसा करके पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब जो इनमें से 4 जो मंडल हैं वो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने नोट किए हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, जो कि विश्वामित्र द्वारा जिसकी रचना की गई। 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि भरत जन के एक राजा थे सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध लड़ा और जीते भी। ये युद्ध जो था वो एक रावी नदी के किनारे था। क्वेश्चन में पुरुषनी नदी आता है एग्जाम में, क्योंकि जो रावी का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, पुरुषनी है, और इस क्वेश्चन में अधिकतर यही लिखा हुआ आता है, रावी नहीं लिखा हुआ आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वां मंडल जो है सोम देवता से रिलेट है, और जो 10वां मंडल है वो वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है। 10वें मंडल में पहली बार ये, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया, मतलब सबसे नया है, और सबसे पहला जो मंडल है वो सबसे नया है। तो जो 10वां मंडल है उसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेद। अब देखिए, जो पहला वेद है ये पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड है, ऋग वैदिक काल। जो बाकी के 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल से हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी इन तीनों वेद से मिलती है, जो कि है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए, सामवेद में क्या लिखा गया है, क्या किससे रिलेटेड है, तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। 7 सुरों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसी वेद में है। देखिए, ये एक हिसाब से ये आप ये कह सकते हैं कि एक नया वेद नहीं है। जो सामवेद है उसी में जो ऋग्वेद के जो मंत्र है ना उनको गाया गया है। ठीक है, मतलब जो मंत्र है उनका उच्चारण किस तरह से करना चाहिए, और 7 सुरों का जो इसमें यूज़ है, प्रयोग सबसे पहला है, वो सामवेद में है। यजुर्वेद में क्या लिखा है, यज्ञ के विधियों का वर्णन इसमें है। गद्य और पद्य दोनों का वेद इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो यजुर्वेद है ये गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है, प्रोज एंड वर्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब आपको देखिए, ये जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्या होता है कि एक तरफ वेद के नाम दे दिए जाते हैं और एक तरफ ये लिख लिया जाता है कि कौन किससे रिलेटेड है, और आपको मैच करना होता है, और कहीं टाइम इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा। जैसे यजुर्वेद, य से यजुर्वेद, या से यज्ञ, इस तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखिए क्या है, जादू टोना, वशीकरण, ये इन सब का वेद है। इसमें सबसे पहले
क्या करा, इसको पहले तो सबसे पहले इसको ब्रह्म वेद कहा गया है। ब्रह्म वेद का मतलब श्रेष्ठ वेद। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्म वेद किसको कहते हैं, तो कहीं गलती से आप ऋग्वेद टिक मत कर देना, ठीक है। ब्रह्म वेद जो है वो अथर्ववेद को कहा गया है। ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत। अब चलिए बढ़ते हैं आगे पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। बोगजकोई अभिलेख, मध्य एशिया। ठीक है, पहली बात तो जो वैदिक सभ्यता है, देखिए मैंने शुरू में जब प्रागैतिहासिक काल का वीडियो आया था और जब मैंने शुरू में आपको प्राचीन भारत के इतिहास से के बारे में बताया था कि किस तरह से डिवीज़न हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मैंने बताया जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं होते। जो आदि ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका। और जो ऐतिहासिक काल मतलब कि जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो जो वैदिक सभ्यता है ना वो हिस्ट्री में आ जाती है। अब ऐतिहासिक काल में ही ये वैदिक सभ्यता आएगी, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर क्या आती है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। चलिए, बोगजकोई जो अभिलेख है उसमें जो 4 जो देवता हैं उनका वर्णन मिला है, जो कि हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है इन तीनों का, इनमें से किसी भी 3 का नाम दे दिया जाएगा और चौथे का नाम कुछ अलग करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बोगजकोई अभिलेख में किस देवता का वर्णन नहीं है, तो आपने जो नहीं होगा उसमें टिक करना है, ठीक है। और ये जो अभिलेख है वो 1400 BC का है, ठीक है। जो पूर्व वैदिक काल है ना वो 1500 से 1000 BC का है, तो ये 1400 BC में मिला, ठीक। पूर्व वैदिक मतलब 1400 BC का है, सॉरी मिला नहीं। पूर्व वैदिक काल की जो इन्फॉर्मेशन है वो गैरिक मृद भांड से भी मिलती है, ठीक है। गैरिक मृद भांड मतलब गेरू कलर से जो है मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। इसको इंग्लिश में ओकर कलर्ड पोट्री भी बोलते हैं, OCP। इसका जो प्रथम साक्ष्य था वो रिसोली यूपी में मिला है 1950 में। उत्तर वैदिक काल का जो साक्ष्य मिलता है वो चित्रित धूसर मृद भांड से मिलता है, जिसको इंग्लिश में पेंटेड ग्रेवियर कल्चर मतलब PGW ये कहते हैं, ठीक है। इसका प्रथम साक्ष्य जो है अहिशट यूपी से मिला है और ये मिला है 1946 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कब कहाँ इसका प्रथम साक्ष्य मिला है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ मैंने नोट किया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, आपको इस तरह से कॉलम में याद करना है। पहले तो 4 वेद के नाम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब मैंने लिखे हैं उद्देता के नाम, जो मतलब इनके मंत्रों को गाते हैं, उनके नाम। फिर उपवेद, उपनिषद और फिर आर्यक। उपनिषद किन्हें कहते थे, जो गुरु के सामने लिया गया ज्ञान जिसमें वर्णित हो उसे उपनिषद कहा जाता है। आर्ण्यक वो ब्राह्मण होते थे जो वन में रहते थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया रहता था और वन में रहकर के ही वो पुस्तकें लिखा करते थे, ठीक है। उन्हें आर्ण्यक कहा गया है। तो देखिए, ऋग्वेद को गाने वाले को कहते थे होत, सामवेद को गाने वाले कहलाते थे उद्गाता, यजुर्वेद को गाने वाले कहलाते थे अथर्व्यो और अथर्ववेद को गाने वाले कहलाते थे ब्रह्मा। तो अथर्ववेद को एक तो आप इससे याद कर लीजिए कि अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा गया है, तो अथर्ववेद को गाने वाले ब्रह्मा। अब इनके उपवेद कौन से हैं, ठीक है। उपवेद क्या होते हैं, उपवेद देखिए वो होते हैं जो कि वेद से ही निकाल करके, मतलब वेद का ही कोई अध्याय है उसे निकाल करके उसकी एक अलग पुस्तक का संकलन किया जाता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिसको धन्वंतरी ने निकाला। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, जो कि भरत मुनि ने निकाला। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद,
विश्वामित्र ने निकाला, और अथर्ववेद का जो है उपवेद वो शिल्पवेद है जो कि विश्वकर्मा ने निकाला। आप इसको भी एक काम कीजिए, आपको जब याद करना हो तो आप इसको भी सीरीज वाइज याद कीजिए। उपवेद में आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। जैसे आपने वेद याद किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसी तरह से उपवेद याद कीजिए, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। वेदांत, देखिए उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो कौशिकी और ऐतरेय, सामवेद के केन और छांदोग्य, ठीक है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और मैत्रेयणी, और अथर्ववेद के माणुक्य और मुंडक। अब देखिए ऋग्वेद के जो आर्यन थे वो है कौशिकी और ऐतरेय। तो ये देखिए, ये तो थोड़े बहुत मैच करते हैं नाम। सामवेद के जैमिनीय और छांदोग्य, या यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ, और अथर्ववेद के गोपद। तो आपको ये एक तो इसलिए याद करने हैं, देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग में कभी आ जाता है कि इधर आपको ये वेदों के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, और कभी ये दे दिए जाएंगे एक सीरीज़ में ना लगा करके, और आपको कहा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग। उसी तरह से कभी ये दे दिए जाते हैं, उसी तरह से कभी उपवेद दे दिए जाते हैं, और कभी उपनिषद दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्री वैदिक एज के बारे में, ठीक है। तो तब तक इसका रिवीजन कीजिए, इससे MCQs बनाइए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।